बैठ गए। हम्म सो हेलो गाइस। सो आज है सैटरडे और आज मैं और पापा साथ में दोबारा से बैठे हैं। लास्ट वीक हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था अबाउट थोड़ा मतलब पापा की लाइफ के बारे में जो उनको पसंद था, और आज हम बैठे हैं कुछ राइड्स और बाइक राइड्स के बारे में डिस्कस करने। तो ये जो पॉडकास्ट है ये कुछ इस तरह से रहेगा कि जहाँ पे पापा अपनी लाइफ के बारे में कुछ बाइक की जर्नी के बारे में बताएंगे कि कब कब उन्होंने बाइक की जर्नी करी, और कुछ मेरी बाइक की जर्नी जो मैंने करी, और कैसे ये शौक़ आया बेसिकली कि राइड करने का। बिकॉज बाइक्स तो बहुत लोग चलाते हैं और जीवन भर चलाते हैं घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर नहीं तो मार्केट जाने के लिए, लेकिन बाइक्स को ऐसा एडवेंचर के लिए चलाना जहाँ पे आप उसको 500 किलोमीटर या 200 300 1000 किलोमीटर चलाएं, जहाँ पे आपको अलग लेवल का फीलिंग आए कि आप कुछ हट के कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए चलाना वो बहुत कम लोग करते हैं। और आई थिंक पापा के अंदर ये मतलब है कि जहाँ पे पापा ने काफ़ी एडवेंचर से रिलेटेड काफ़ी बाइक चलाई अपने टाइम में, थोड़ी बहुत। शायद उतनी नहीं चला पाए जितनी उन्हें चलानी चाहिए थी, बट अभी हाँ धीरे धीरे अपना शौक पूरा कर रहे हैं। तो भाई तो ये जो बात इसने कही है विशाल ने, बात सही है, क्योंकि मेरे अंदर एडवेंचर करने की चाह है, इसीलिए मेरे बेटे में भी चाह है। लेकिन मेरे ज़िंदगी में बाइक मैं समझता हूँ नियर अबाउट 30 के जब आसपास थे हम, तब बाइक या स्कूटी जो भी चीज़ आई थी। लेकिन विशाल जो है मेरे बेटे, ये जब 6 में पढ़ नहीं 4th या 5th में पढ़ता था तो स्कूटी थी हमारे पास, वो लेके चला जाता था। और मेरे ख्याल से 11-12 साल का ही रहा होगा, मैं इटावा गया था। मतलब इसके अंदर एक क्रेज़ है, और जो क्रेज़ी बॉय या क्रेज़ी मैन होते हैं वो किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़रूरी नहीं कि कार अगर हम ट्रेनिंग के द्वारा जब चलाना सीखते हैं वही चला पाते हैं, बल्कि ट्रेनिंग लेने के बाद जो चलाते हैं उनसे अच्छी कार जो खुद अपने मन से चलाना सीखते हैं। तो मैं और मेरा बेटा दोनों अपने मन से चलाना सीखे हैं। मैंने तो बहुत बहुत लेट सीखी है, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से 11-12 साल का रहा होगा। और नीचे उतरता था, कार खड़ी तब 800 थी, और उतर के जब बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है ना, तो मेरे अंदर भी थी। तो बात को कैसे पूरा किया जाए तो इंसान झूठ बोल के या जैसे भी अपने काम कर लेता है। तो ये कार साफ़ करने उतरता था, और पता चला कि कब इसने चलाना सीख ली। एक बार मैं इटावा गया हुआ था और दीपिका थी, तो दीपिका से मैंने कहा विशाल से बात कराओ। बोले पापा वो तो कार आपसे कहते हैं कार साफ़ करने जा रहे हैं, वो कार लेके चले गए हमने कार कब चलाने लगे? तो मेरे शब्द ये थे कि मेरा बेटा क्लीनर से ड्राइवर कब बन गया तो ये एक मतलब बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों, बस मेरा कहना ये, बच्चे जो करना चाहें उन्हें करने देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। देखो जो करते हैं चोट उन्हीं को लगती है, जो करेंगे ही नहीं या करने नहीं दिया जाएगा तो ना वो घायल होंगे ना सीखेंगे, सीधी बात है। तो इससे डरना नहीं चाहिए। शरीर है, चोट चेट तो ये तो लगती रहती है। तो बहरहाल अब आते हैं मुद्दे की बात है। तो सबसे पहले तो मेरी थी बात, मैं पहले पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि मैं कानपुर करीबन वैसे तो 72 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन करीब 80-90 किलोमीटर चूँकि अंदर भी गया था, स्कूटी से मैं गया था। और ये मैं था और ये मेरे बेटे की मम्मी, दोनों लोग बैठ के गए थे। बड़ा मज़ा आया था, चले जा रहे हैं बातें करते हुए अच्छा, तो तो वो तो एक अलग बात थी। और उसके बाद विशाल को क्रेज़ बहुत रहा। इसकी जॉब बंगलौर में रही तो बाइक से बड़ी लंबी लंबी दूरी इसने, और लेकिन जब आप भरोसा रखें भगवान पे और अपने आप पे और अपनी बाइक पे, तो उस सफ़र को आप पूरा कर सकते हैं आराम से।
क्योंकि I think, है ना, तो इसलिए कभी भी बस भगवान पे भरोसा करके कोई भी काम करें, केवल बाइक चलाना ही नहीं है, कोई भी चीज़ चलाना हो तो भरोसा जब हम रखते हैं तो वो बात ज़रूर पूरी होती है। तो अब राइड मेरे बेटे ने सबसे लंबी राइड की थी जब वो मेरे ख्याल से कौन सा सन था, नेपाल गए थे। नेपाल गया था, डोमिनार 400 तो थी एक इसकी। हाँ, तो ये आई थिंक यार ये स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो ये अब ये बताएगा कि हाँ, तो आई थिंक आपके पास हाँ, एक चीज़ और बताना नहीं चाहते हाँ हैं बताओ। कि इससे मैं थोड़ा टोक रहा हूँ इसको, क्योंकि जब एडवेंचर की बात हो रही तो मुझे अच्छा लग रहा है, और जब अपने लोग एडवेंचर करते हैं तो मुझे तो सबके एडवेंचर में अच्छा लगता है, और मुझे किसी से कोई नहीं होती, बल्कि अच्छा लगता है अरे वाह फलाने ने ये काम किया। जैसे मेरे फ्रेंड NK श्रीवास्तव जो हैं, उनकी बेटी पोती हितका छोटी सी है, अभी शायद 7th 8th में पढ़ती है, और जूडो कराटे की मास्टर गोल्ड मेडल लेके आ चुकी है मतलब, और गाना वगैरह भी बड़ा अच्छा गाती है। तो ये प्राउड फील होता है कि अपने दोस्त के बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो बात कह रहा था, मेरी बेटी जो जर्मनी में रहती है, उसने बहुत साल पहले फ्लाइट से, उसे क्या कहते हैं जो स्काई डाइविंग की थी, और दादी को अपने बताया था। तो दादी बेचारी बड़ी परेशान, तो मैंने कहा भी तुमने पहले क्यों बताया, जब कोई ख़तरनाक काम करो तो पहले मत बताओ, करके लौट के आके दादी बताओ, मुझे बता दो पहले, कोई बात नहीं है। तो उसने वो वीडियो भी भेजा था, तो बड़ा अच्छा लगा था कि मेरी बेटी ने वहाँ से, और उसी का भाई ये है, ये लोग स्केट्स बड़े अच्छे चलाते हैं। दीपिका जर्मनी में सड़कों पे स्केट्स चलाती थी खूब खूब तेज़। तो अब आते हैं उसी पॉइंट पे, अब ये बताएगा अपने नेपाल की राइडिंग के बारे में। तो ये उस टाइम 2018 की बात है आई थिंक। तो उस टाइम पापा आप एवेंजर चला रही हैं, तब आप चलाते थे डिस्कवर, बजाज डिस्कवर थी, और मेरे पास थी एवेंजर। तो पापा को ऐसा हुआ कि उस टाइम भाई यूट्यूब पे वीडियो काफ़ी चलना ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हुए थे, बाइक राइडिंग मोटो राइडिंग वाले। तो पापा को लगा कि आई थिंक हमको बाइक चेंज कर लेनी चाहिए। तो पापा को थोड़ी एवेंजर थोड़ी नीची थी, तो पापा की हाइट के हिसाब से पापा को लगा कि चलो चला ही जाए। तो पापा ने बोला कि चलो ठीक है, तुमको दूसरी बाइक दिला देते हैं। और तो डोमिनार हम लोगों ने देखी, और तो पापा देख के अपने पहले से आ गए थे, उनको आई थिंक पसंद थी। तो ऐसी बाइक डोमिनार आ गई, और उस टाइम पापा और मैं दोनों ही मिलके काफ़ी ज़्यादा बाइक वाले वीडियोस देखते थे। तो ऐसा समर वेकेशन चल रहा था, और कॉलेज का आई थिंक सेकेंड ईयर था मेरा। हाँ नहीं, फर्स्ट ईयर था शायद, हाँ फर्स्ट ईयर था। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि भाई नेपाल चलोगे क्या। और मेरे पास बाइक आए हुए बस 2 महीने, आई थिंक 1 डेढ़ महीना हुआ था। तो ऐसे पापा से मैंने पूछा कि पापा नेपाल चले गए हैं क्या। तो पापा ने बोला कि हाँ मतलब चले जाओ। अब क्या हुआ कि अब पापा ने बोला चले जाओ एकदम से, पता नहीं पापा कौन सी धुन में थे। तो पापा को लगा कि चलो भेज ही देते हैं यार। पापा ने मतलब नहीं होता ध्यान से नहीं सुन के ऐसे आप बोल रहे हो। बहरहाल पापा ने बोला चले जाओ, तो फिर हम रेडी हो गए, और 2 दिन के बाद हमने राइड स्टार्ट करी। और नेपाल का जो कंडीशन है, जो हम लोग ने मई के टाइम पे किया था। तो मई के टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बहुत बारिश होती है, और ऐसी बारिश होती है कि मतलब वहाँ पे लैंडस्लाइड ही बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पूरा पहाड़ है। तो ऐसा हुआ कि हम लोग पहले तो लखनऊ से स्टार्ट किया, यहाँ से वाया फैज़ाबाद गोरखपुर, उसके बाद सनौली बॉर्डर आता है। करीब 300 किलोमीटर के बाद जो है वो सनौली बॉर्डर आता है। तो नेपाल का जो नियरेस्ट बॉर्डर लखनऊ से वो सनौली बॉर्डर है, जो कि अगर आप देखोगे तो गोरखपुर के जस्ट 50 किलोमीटर आ गया। गोरखपुर 270 किलोमीटर पड़ता है लखनऊ से। और यहाँ से अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग दिल्ली से और शहरों से वाया लखनऊ होके नेपाल जाते हैं। तो हम लोगों ने भी वही वाला रूट लिया, मैं और मेरा दोस्त था, और उसको भी थोड़ा बहुत बाइक चलाने का एक्सपीरियंस था, मेरे पास भी थोड़ा ही बहुत एक्सपीरियंस था, कुछ ज़्यादा प्रो तो थे नहीं हम। तो जितना भी आइडिया था कि शूज़ बांध लिए, रेनकोट रख लिया, ये सारी चीज़ें, और अपनी बाइक तो बढ़िया थी, तो चले गए। तो सुबह 7 बजे निकले, और 3 बजे तक करीब ऐसा हुआ कि नेपाल के पास पहुंच गए। और फिर वहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे नेपाल पहुँच गए, और बॉर्डर के पास वहाँ पे परमिट बनता है, तो भंसार बोलते हैं उसको। तो परमिट बनने की बारी आई, और
परमिट बनवाया, ये सब करते करते बहुत 2-2.5 घंटे वेस्ट हो गए। तो क्या हुआ, 5-6 बज गए। अब क्या हुआ कि अब अंधेरा भी होने लगा था। हमने थोड़े बहुत पैसे एक्सचेंज कराए, 6-6 हज़ार रुपये, मतलब इंडिया के हिसाब से तो बहुत कम रुपए थे, बट नेपाल के हिसाब से 6 हज़ार रुपये एक्सचेंज कराए। तो हमने फिर पैसे लेके फिर हम लोग, क्योंकि हम लोग को पोखरा जाना था, तो बाइक उठाई और फिर पोखरा जाने लगे। तो वहाँ पे देखते हैं कि लोग भाई यूपी 32 का नंबर है, और उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था, इंडिया के लोग बाइक लेके उतना नेपाल नहीं जाते थे। अभी तो आई थिंक बहुत लोग हैं जो नेपाल जाते हैं, और काफ़ी यूट्यूबर्स भी जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा। उस टाइम तो ना कोई कुछ, थोड़ा बहुत एक कैमरा लेके चले गए थे, वहाँ पे राइड करी। और ऐसे एक बहुत, आई थिंक करीब 650 किलोमीटर राइड कर चुके थे, और बहुत बारिश आने वाली थी। तब तक एक आदमी आया, वो ऐसे रुके हुए थे हम लोग, तो कहता है कि आगे बहुत आ रहा तूफान आ रहा है, आप लोग ना यहाँ पे कहीं रुक जाइए करके। और तो फिर हम लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या बोल रहा होगा, ऐसे बकवास तो नहीं कर रहा है, बट उसकी बात सही थी। तो हम लोग आगे रुके, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। अब क्या हुआ कि अब पता नहीं कहाँ रुके, क्योंकि एकदम अंधेरा है, बहुत पथरीला रास्ता। ऐसा रास्ता है नेपाल में जहाँ पे जब आप गाड़ी चलाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक तरफ जस्ट एकदम इतनी गहरी खाई है कि अगर गिर जाए तो शायद बचने के चांसेस ना के बराबर वाले हैं। तो बहुत खतरा था। हम लोग भी एकदम नए नए राइडर्स थे, बट ये है कि हौसला था बुलंद, तो हो गया सारी चीज़ें, तो पहुंच गए। बहुत बारिश हुई तो हम लोग रात में रुक गए करके, और ऐसे करके अगले दिन जब हुई सुबह, तो फिर हमें काठमांडू जाना था वहाँ से। और ऐसी बारिश, ऐसी बारिश, ऐसी बारिश, मैंने अपने जीवन में इतनी बारिश में ना कभी बाइक चलाई थी, और ना ही कभी बारिश में ऐसी बारिश में कभी गया था। और उस टाइम पे पोखरा से काठमांडू के रास्ते में 4 जगह लैंडस्लाइड देखी अपने जीवन में पहली बार। जो लोग, हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कि पहाड़ों पे भूस्खलन हो रहा है, वो आंखों के सामने देखा। और ऐसा नहीं होता, जो डर होता है कि क्या हो जाएगा एकदम से करके, वो डर था। और नेपाल में ना सिम, हम लोग बेसिकली डिसकनेक्टेड थे घर वालों से। अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, सिम रहते हैं, सारी चीज़ें हैं, आप कनेक्टेड रहते हैं। वहाँ पे सिम भी नहीं था, हम लोग विदाउट सिम चलाते थे, चल रहे थे। घर पे किसी का वाईफाई मिल गया तो लिख दिया कि हाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पहुँच गए, बाकी कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो हम काठमांडू पहुँचे ऐसे इतनी लैंडस्लाइड देख के। और जब हम जिस होटल में गए तो हम रेनकोट पहने थे, इतनी बारिश थी कि 250-300 किलोमीटर जो हमने सुबह के टाइम बाइक चलाई बाबा, उसमें ऐसा हुआ कि रेनकोट पूरा फट गया। ये हाल हो गया कि कपड़े ऐसे गंदे हो चुके थे। जब हम जिस होटल में रुके, होटल में पहुंचते हैं तो वो शक्ल देखता है हम लोगों की, कहता है कि हम लोग उस औकात के हैं भी कि हम उस होटल में रुक सकते हैं। कौन सा होटल था? रेडिसन था वहाँ पे। तो उसको लगा कि ये कहाँ उसे है। भरोसा नहीं हो रहा था कि लखनऊ से आ रहे हाँ, हैं। उसको एक तो भरोसा नहीं हो रहा था, और हम लोग की कंडीशन ऐसी थी, हम लोग ऐसे लग रहे थे गंदे एकदम। कि हम लोग वहाँ पे रहना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कीचड़ में सने हुए। कीचड़ में सने हुए, ऊपर से लेके नीचे तक इतनी मोटी मोटी लेयर, जो कहते नहीं है मतलब धूल की और मिट्टी की। और तो बहुत ऐसा, बहुत ही खतरनाक रास्ता था। तो आई थिंक करीब करीब 2000 किलोमीटर हम लोगों ने बाइक चलाई थी, मैं और मेरे दोस्त ने। तो बहुत ही सारा एडवेंचरस सफ़र था, और मतलब करना चाहिए। आज देखो कितने, 2018 में गया था, कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। और वो एक ऐसी मेमोरी है कि वो आई थिंक बहुत बुढ़ापे तक रहे, मतलब एक एज हो जाएगी, काफ़ी बूढ़े हो जाएंगे तभी वो एक वो मेमोरी रहेगी। तो वो इतना एडवेंचर था, और डर भी था कि कब क्या हो जाए, बट ये है कि ऊपर वाली कृपा से हमने अच्छे से वो राइड करी। और वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू में, वहाँ पे दर्शन किए भोले बाबा के, और फिर हम लोग वापस आए। कहीं ना कुछ गिरे, कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाली कृपा से एकदम अच्छे से राइड हुई। और वो कहते नहीं, जब आपका मन, जब हौसला बुलंद होता है ना, तो कितने भी सोचो, कितनी लैंडस्लाइड आ गई, बारिश हो गई, उसके बावजूद भी हमने बाइक राइड कर ली। तो ये एक चीज़ है, आई थिंक ये मेरे को आई थिंक लगता है पापा से आई है, क्योंकि पापा ने भी काफ़ी राइड करी है। और मतलब पापा बिना बताए पापा ने ज़्यादा राइड करी है, बिल्कुल दादी उनको परमिशन नहीं देती है, बट चलो हो, लेकिन हो जाती है। हाँ। और जो ये डोमिनार 400 की बात है, तो जब नई खरीद के आई तो हम लोग, नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी, और कानपुर हम लोग चले गए थे। हाँ। यहाँ से बाइक चला के हम गए थे, हमने चलो हम चलाते हैं। और करीबन जहाँ मुन्ना का घर था, वो अपने घर से करीबन 85 या 90 किलोमीटर रहा होगा।
फिर मुझे ध्यान पड़ रहा है शायद नंबर प्लेट तुमने आशिक संग जाके वहीं कानपुर में लिखवा के लगाई थी। तब उस तरह की नंबर प्लेट नहीं होती थी, तब वो वाली तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हाँ, थी। तो बहरहाल अच्छी बाइक हो तो खैर चलाने में तो मज़ा आता ही है। और तुमने जो बंगलौर में बाइक से कई कई जगह गए, वहाँ से अकेले चले जाते थे या दोस्तों के साथ जाते अकेले एकदम थे? चले गए बस। एकदम कोई नहीं, बस बाइक उठाई और चल दिए। बैंगलोर में तो ऐसा था कि छुट्टी तो उतनी मिलती नहीं थी, तो ये है कि अब क्या करें, दिमाग खराब हो रहा है कुछ नहीं करने को, एक दिन की छुट्टी है, बाइक उठाई और चल दिए। तो सबसे पहली बार जब लॉन्ग ड्राइव करी बाइक में राइड करी तो बैंगलोर से कोडाई कैनाल चलाया, जो कि अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें तो लखनऊ से दिल्ली जितना डिस्टेंस है, अच्छा, करीब 500 किलोमीटर। अब वो क्या है, कोडाई कैनाल लगता है तमिलनाडु में, तो कर्नाटका में तो लोगों को फिर भी काफ़ी लोगों को हिंदी आती है और लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, कर्नाटका वाले में हिंदी का कोई इशू नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में आई थिंक बहुत कम लोगों को हिंदी आती है, वो भी शहरों में आती होगी, गाँव में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आती है। तो वहाँ पे फिर बाइक से गए, बाइक स्टार्ट करी, पीजी में रहते थे, वहाँ से बस बाइक स्टार्ट करी और सुबह निकल गए 7 बजे। और रात के 1 बजे प्लान बनाया कि कोडाई कैनाल जाएंगे। ना होटल की बुकिंग ना कोई कुछ, बस बैग नापा, बैग बांधा, एक रेनकोट रखा, एक पैंट रखी, एक शर्ट रखी बस, और उसके बाद सीधे निकल गए। तो करीब 490 किलोमीटर था बैंगलोर से कोडाई कैनाल, और बस गाड़ी में बैठ गए। कुछ नहीं, आप यकीन नहीं मानोगे उस टाइम पे, क्योंकि कर्नाटका में उतना टेम्परेचर नहीं होता है, तो टेम्परेचर गर्मी नहीं थी उतनी वहाँ पे बैंगलोर में। जैसे जैसे वो थोड़ा, क्योंकि बैंगलोर है हाइट पे आता है, करीब 1 किलोमीटर की हाइट, 900 मीटर की हाइट पे है। जैसे जैसे डाउन जा गया तो तमिलनाडु आ गया 30 किलोमीटर के बाद। तो तमिलनाडु में गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा एकदम, क्योंकि यूवी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ऐसा बुरा हाल था गर्मी का। तो फिर मैं लगातार बाइक चला रहा था, अभी समझो कि 8 घंटे में बैंगलोर से कोडाई कैनाल नॉन स्टॉप, जिसे बोलते, सिर्फ ब्रेक लिया है फ्यूल भरवाने का, और एक बार शायद रुक के डोसा खाया था। कहीं नहीं रुके, सिर्फ 2-3 बार, जितना भी बार फ्यूल डलाना पड़ा होगा बस फ्यूल डलाया। वहाँ पे क्या हुआ, जाते टाइम एक जगह मेरी बाइक भी खराब हो गई, उसके सेंसर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। वहाँ पे रुक गए, एकदम से स्टार्ट नहीं हो रही है, और वहाँ पे ऐसे थोड़ा बहुत के बात करने की कोशिश करी कि हो ही सकता हो कि कोई मैकेनिक हो, कोई कुछ, तो कुछ आइडिया ही नहीं लोगों को, ना उसे हिंदी आती है, ना हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है। अब जब इंग्लिश भी नहीं आती है तो अब कौन सी लैंग्वेज में बात करोगे? फिर खुद ही ऐसा लगा, खुद ही लगे रहे कि कुछ ठीक हो जाए बाइक। तो फिर एकदम से हुआ कि चलो ठीक है, स्टार्ट हो गई। फिर ऐसा नीचे झुक के थोड़ा यूट्यूब गूगल पे देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर आइडिया मेरे को लग गया कि ये सेंसर में प्रॉब्लम है, इसको सही करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आई नहीं मेरा। तो फिर बाइक से चले। फिर जब कोडाई कैनाल आया तो काफ़ी लोग, मैं बताता हूँ, काफ़ी लोग जाते हैं नॉर्थ से कोडाई कैनाल वगैरह, कुछ नहीं कोडाई कैनाल में ये अपने नॉर्थ में जितने भी वो हैं, क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन है, नैनीताल है, मनाली है, शिमला है, वो बहुत ही अच्छे हैं। साउथ के जितने भी हिल स्टेशन हैं वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो ठीक है। काफ़ी लोग सिर्फ अपने नॉर्थ से जाते हैं फ्लाइट पकड़ के, चलो कोडाई कैनाल जाएंगे, ऊटी जाएंगे। जो ये लोग ये करते हैं हज़ारों रुपए फूक के जाने वाला, वो वाला नहीं हिसाब किताब। तो बाइक राइडिंग के लिए बढ़िया है। एक तो रोड्स अच्छी है वहाँ पे, साउथ की मैं बोलूँगा रोड्स काफ़ी अच्छी है। तो तमिलनाडु की स्पेशली रोड्स काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा लगा। वेदर काफ़ी गर्म था बट अच्छा था। ऐसे करके काफ़ी जगह बाइक राइड करी। बैंगलोर से ऊटी बाइक चलाई है एक बार, फिर येलागिरी हिल्स गए थे, फिर वहाँ पे कोटी लिंगेश्वर टेम्पल है। तो सब में आके बैंगलोर, कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका और तमिलनाडु काफ़ी एरिया में बाइक चलाई। और ये है कि मतलब और हर जगह अकेले ही गए, मतलब ऐसा भी नहीं कि 2-3 बाइकर्स हैं चले जा रहे हैं। तो ऊटी गए थे। ऊटी जब एक बार बैंगलोर से गए तो एक बांदीपुर नेशनल पार्क पड़ता है, वो बांदीपुर नेशनल पार्क है, वो बहुत ही खतरनाक है मतलब। और उसके 2 रास्ते हैं, तो एक है हिल वाला रास्ता और एक है हाईवे वाला रास्ता। मेरे को आइडिया था नहीं, और गूगल मैप का तो सभी को पता है
कि वो शॉर्टेस्ट रास्ता दिखाता है, ये तो दिखाता नहीं है कि वो खेत है कि खलिहान है कि नेशनल पार्क है। तो उस वाले नेशनल पार्क के रास्ते पे घुस गए और वो रास्ता ऐसा था कि वो नेशनल पार्क के अंदर का रास्ता रहा। तो वहाँ पे भेड़ दिख रहे हैं, हाथी दिख रहे हैं, और वहाँ पे ना ऐसे वो टाइगर वगैरह भी है। तो रात के टाइम वहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है 5 बजे के बाद। तो वहाँ पे जब वो पहाड़ पे गए ना, तो इतनी सकरा रास्ता है वो, इतना सकरा रास्ता है कि, और बहुत खतरनाक रास्ता है। भीड़ टाइप का नहीं होता जैसे भीड़, कि वो एकदम खौफ आने लगे इंसान को बाइक चलाने में। आप हाईवे पे चले जाओ, एक्सप्रेस वे पे, आप रात के 1 बजे भी गाड़ी चलाओगे तो खौफ नहीं आएगा। लेकिन सोचो 5 बज रहे हैं और अंधेरा भी नहीं है, लेकिन वो खौफ आ रहा है, एकदम सन्नाटा है कि कुछ नहीं है। सोचो वैसे रास्ते पे 60 किलोमीटर, और वो पहाड़ों पे 2 घंटे 2.5 घंटे उसी ऐसे सकरे रास्ते पे बाइक चलाना, जहाँ पे 10 मिनट में एक बार गाड़ी आ रही है और कोई नहीं है। सोचो गाड़ी खराब हो जाए तो अकेले सुनने। जब वहां पे पहुंच गए तो वो बोलते कि आप कौन से रास्ते से आए थे। तो वहाँ पे जो हॉस्टल टाइप का कुछ था, तो हमने कहा कि ये रास्ते से आए थे। तो कहते हैं वो रास्ता तो बहुत खराब है, वहाँ तो बहुत ऐसे जानवर आते हैं। और मैंने कहा मुझे तो आइडिया था नहीं, मैंने तो बस गूगल मैप पे लगाया और चला आया। तो वहाँ पे पूरे, और ऊटी में ऐसा हुआ कि अब ऊटी पहुँचे तो देखा ऊटी में जगह ही नहीं, पूरा हाउसफुल हो रखा था। कोई नहीं, मैं तो बिना बुकिंग के चला गया कि चलो बस कुछ मिल जाएगा हॉस्टल टाइप का, वहीं पर बस रात में रुक के अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। और ऐसी हाल पूरा ऊटी ढूंढ लिया। 2 घंटे में ऊटी में बाइक चलाता रहा, इधर उधर। ये लग गया था कि अब अगर नहीं मिला तो अब रात में रिस्क लेके वापस जल्द अब मैसूर जाएंगे। मैसूर अच्छा। 100 किलोमीटर दूर। तो मैसूर जाएंगे, वहां पे होटल मिल गया, कुछ हॉस्टल होटल टाइप का। तो वहां पे रुक के अगले दिन सुबह बैंगलोर निकल जाएंगे। अब वही, अब अकेले, डर भी लग रहा था कि अब अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो ऐसे ऊपर वाले की कृपा से एक जगह मिल गई, वहां पे रुके और अगले दिन सुबह उठे, बैंगलोर के लिए बाइक स्टार्ट करी और चल दिया। तो यह है कि हाँ, मतलब मज़ा तो आए काफ़ी, बाइक चलाने में काफ़ी एडवेंचर होता है। और आई थिंक दिल्ली तो 2-3 बार गए बाइक से, हर बार गए और वही 5 से 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। और दिल्ली का रास्ता अच्छा है, आप लगातार 150-160 किलोमीटर भी चला सकते हो। एक्सप्रेस भी अच्छा है। हाँ, एक्सप्रेस भी अच्छा है। जैसे आप भी देखो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो हम लोग कितने, मतलब 5-5.25 घंटे में दिल्ली पहुंच गए थे, दिल्ली पहुंच जाते हैं। घर से वहां पहुंच गए थे। वही तो ये है कि चूंकि कार 200 की स्पीड तक चल जाती है, इसलिए एवरेज स्पीड 100 निकाल पाते हैं। लेकिन बाइक 120 से ज़्यादा नहीं चलती, तब वो तो इसलिए वो 60 का मेरी बाइक दे पाती है। तुम्हारी चूँकि डोमिनार है तो वो 170 तक चल जाती है, 160-170 तक, 165 तक मान 165 तक चल जाती है। इसलिए तुम्हारी कार बाइक भी 100 का एवरेज। हाँ, और क्या एवरेज स्पीड आ जाती है 110 तक की एवरेज स्पीड हमने निकाली तो है। हम भी ये चाहते हैं कि आगे कभी ऐसी बाइक लें जिसकी स्पीड थोड़ी अच्छी हो, जिसको चलाने में मज़ा आए और तेज़ चला सके जैसे। और ऐसी कोई सर्च करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सीसी की ना हो, लेकिन उसमें टॉप स्पीड कम से कम 150 की रफ्तार हो। 200 सीसी की बाइक हो और 150 की रफ्तार दे अगर पता नहीं आती होगी कि नहीं आती होगी इस तरह कोई। 200 सीसी में तो आई थिंक मिल जाएगी आपको। है 200 में तो नहीं, 300 में तो आपको आराम से स्पीड मिल जाएगी। तुम्हारी डोमिनार 300 है ना? 400? मेरी 400 सीसी की है। 400 है। हाँ, बट अच्छी है। मतलब डोमिनार तो कितना 8-7 साल हो गए खरीदे हुए, 40,000 किलोमीटर चली है करीब। और उसमें 40,000 में से 25,000 किलोमीटर तो ऐसी ही चली है लॉन्ग रूट पे। शहर में तो कम चली। शहर में तो जब बैंगलोर पहुंच गए तब ऑफिस जाना के लिए यूज़ हुई है। लखनऊ में थी तब तो यहाँ पे तो कार से चले गए या स्कूटी से चले गए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपने भी काफ़ी बाइक चलाई। इधर मेरा असल में एक्चुअली मेरा ग्रुप तो डॉक्टर मंडल के साथ बना है। इधर कोई मैसेज आते नहीं है, मैं भी इधर कोई फ़ोन ऑन करके नहीं पूछता हूँ कि कहीं प्रोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वरना तो पहले तो हर 2-3 संडे में प्रोग्राम बन जाता था हम लोगों का। हालांकि कोई ज़्यादा दूर के प्रोग्राम नहीं बनते थे हम लोगों के, मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक के, बस इससे ज़्यादा नहीं बनते थे।
और एक बार ज़रूर कार, नेपाल बॉर्डर के पास कहीं, तब वो कार से हम लोग गए थे शेयरिंग। अच्छा, अभी नेपाल बॉर्डर जा, अच्छा नेपाल के अंदर नहीं गए थे ना? अंदर नहीं गए थे, वो कौन सा अच्छा हाँ वीडियो डाला था उस पर, हाँ, वो कोई जंगल में था। जंगल था कोई, हम्म, और मीटर गेज ट्रेन जाती थी उधर, हाँ और क्या। इस तरह से था। बट ये है कि आज के मतलब अगर है मतलब लोगों के आपके अंदर कि कुछ एडवेंचर करना चाहिए तो करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज यही टाइम है करने का, नहीं तो फिर बाद में तो ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा। और आजकल तो देखो यूट्यूब आया तो उससे बहुत से लोगों की जानकारी मिलती है कि लोग कहाँ कितने कितने, जैसे तुम्हारे बंगलौर की लड़की जो थी, जो डोमिनार 400 से जिसने 27,500 किलोमीटर राइड की, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, मतलब कई देश गई वो अपनी बाइक से ही। अच्छा, अरे नाम मैं भूल रहा हूँ यार, क्या नाम है उसका? उस पर लिख के डालो। वो बजाज ने स्पॉन्सर किया था शायद उसको। किसने किया था? उस लड़की को बजाज ने स्पॉन्सर किया था, कुछ बैंगलोर से उसने चलाया था और ऑस्ट्रेलिया तक चलाई थी वाली बाइक कुछ। हाँ, तो बीच में समुद्र वगैरह नहीं पड़ता हुआ? समुद्र पड़ा होगा तो फेरी से लेके गए, मतलब अच्छा। फेरी पे चढ़ा दी बाइक को, फिर फेरी जब पहुंच गई तो वहां उतार के फिर चलाने लगे। तो भाई और क्या। तो बहरहाल अकेली लड़की और अकेली राइड करना, हाँ ये बहुत बड़ी बात होती है। और क्या इसी तरह से अपने जो बॉम्बे की जो विशाखा बाइकर जो है, तो वो भाई लड़के तो भाई कहीं भी चले गए, ऐसे लोग राइड करते हैं, लेकिन वो लड़की बड़ी बहादुर है, मतलब रात में भी राइड कर लेती है। और कहाँ कन्याकुमारी, कहाँ कहाँ तक वो दिल्ली से सोलो राइड करके वो चली गई है। अब बीच में और लोग मिल, क्योंकि जब लोग राइड करते रहते हैं, यूट्यूबर हो जाते हैं, तो लोग पहचान जाते हैं ऐसे लोगों को। हाँ और क्या, पहचान तो जाते फिर हैं कि इस तरह हाँ। से एक साथ मिल जाता सही है सही, थोड़ी हाँ। दूर तक का। तो पर बहुत से लोग सोलो राइडिंग करते हैं, और मेरे को लगता है ना सोलो राइडिंग में फायदा क्या है, सोलो राइडिंग या अगर कोई, उसमें ये फायदा है कि आप अपनी स्पीड में चल सकते हैं, कि आपको नहीं रुकना, आप नहीं रुक रहे। पता चला बगल वाला जो लड़का चला रहा है बाइक को, चला रहा है एकदम सही बात है, 60 पे ही चला रहा है, अब आपको मन कर रहा है 100 पे चलाओ, बिल्कुल। और फिर अब पता चला जब मजबूरन आपको धीरे चलना पड़ रहा है। सही जिस जगह पे पहुंच जाएंगे 4 घंटे में, पता चला चल ही रही है गाड़ी। तो वो भी चीज है, मतलब दोनों के ही फायदे हैं, सोलो राइडिंग करने का भी फायदा है। आपने तो वो वाली राइडिंग ज्यादा करी है, ग्रुप राइडिंग। हाँ, हम लोग जब से वो ग्रुप बना, तो जब कहीं जाना होता तो मैसेज व्हाट्सएप पे आया था, तो हम लोग चल देते थे भाई, 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, चल दिए। और वैसे जाए तक 3-4 लोग रहते थे, हम, डॉक्टर मंडल, विवेक और पीजीआई के एक दो डॉक्टर और होते थे, तो 4-5 लोग चले गए। इस तरह से राइड होती थी हम लोग की। और 40-50 किलोमीटर तक। एक बार तो हम लोग साथ भी ऐसे ही हुआ कि IM रोड की तरफ से जाना था, और डॉक्टर साहब ने गोल पे अपना देखा होगा, और वो हम लोग पहुंच गए खेतों में कहीं पे बाइक लेके। फिर पूछते पूछते सीतापुर रोड पे निकले थे आगे। तो जबकि उधर से सीतापुर तो कई बार जा चुके थे, हम कह भी रहे हैं कि डॉक्टर साहब इधर से मत चलो, लेकिन वो कह रहे इधर से रास्ता दिखा रहा है। तो हम लोग उधर से चले गए थे। अच्छा, ये चीज़ है, अगर बाइक राइड कर रहे हैं और वैसे जनरली मैप के ही भरोसे चलते हैं, वो तो पहले तो लोग पूछ के जाते थे, बट मैप भी कई बार भटका ही देता है, और वो सही जगह ऐसा है एकदम ऐसे जगह ले आएगा कि मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पे। अरे जब उसकी निधि की शादी थी, जहाँ से वहाँ से हुई थी, जहाँ दीपका नहीं, जिसकी जहाँ दीपका की बुक कर दी थी हमने, क्या नाम था उसका? अरे जेपी लॉम। तो पर हमसे इन लोगों ने कहा था कि सुती सरता ने कि आप चलो हमारी कार ले लो, तो चले भाई। अब इन लोगों ने मैप लगा ली, गूगल पे देख लिया, तो मैं कह भी रहा हूँ किधर, और वो करते करते रेलवे लाइन नीचे से निकलती है ना एक जगह रास्ते में, उसके बाद से फिर लुलु मॉल के लिए उतरते हैं नीचे।
वही हुआ, इन लोगों ने आगे पहले कहीं उतरने नहीं दिया। जब उतरे अब तो हमने कहा कैसे, अब हम लोग उधर आएंगे कैसे, क्योंकि रेलवे लाइन है भाई उधर। पर वही हुआ, जब उतर के जब आए तो एक जगह जब बिल्कुल पास पहुँचे देखा ऊपर रेलवे लाइन जा रही है, फिर लौट के आए। ओह माय गॉड, बोले इतना भटका दिया गूगल मैप ने। हाँ भाई। माय गॉड, वो तो एकदम ही अलग है रास्ता। सही तो वो बहुत आगे पहुंच गए बड़े बल्कि यार। उसके लिए तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। रेलवे लाइन तो बहुत। रेलवे लाइन वही तो, बल्कि समझो कि रायबरेली रोड पे भी नहीं जाना चाहिए था हम लोगों को। हाँ और क्या, वहाँ तक भी नहीं जाना यहाँ से चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर से ऐसे जाते हैं और फिर मुड़ जाते और क्या। हैं। ये तो है, मतलब टेक्नोलॉजी कई बार फायदेमंद भी होती है और हाँ। वही चीज है और क्या। आई थिंक हम लोगों को मेरे ख्याल से रायबरेली रोड और जब कानपुर रोड से हम लोग शहीद पथ पे चढ़ते हैं और रायबरेली रोड से पहले कोई रेलवे लाइन तो गई नहीं कि गई है? उससे पहले भी कोई गई है? बस वही एक पड़ती है ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जो एक रेलवे लाइन, उसके बाद कहाँ पड़ती है? भाई एक तो वहाँ पड़ती शायद लुलु मॉल से पहले पड़ती है, वो तो रायबरेली रोड जब क्रॉस कर जाते हैं शहीद पथ से ऊपर तब पड़ती है। हम ये कह रहे हैं उससे पहले ये कोई पड़ती है जब नहीं पड़ती ना, तो वहाँ तक चले गए थे हम लोग। माय गॉड, वो गते भटक गए। तो आई थिंक हम लोगों का आज का जो काइंड ऑफ पॉडकास्ट या डिस्कशन जो भी बोले इसको, तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। और आज पापा आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? अगर ये है ना कि पॉडकास्ट, हम ये नहीं चाहते इसको पॉडकास्ट क्यों कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम शूट करते हैं तो उसको ब्रॉडकास्ट ही तो करते हैं, चाहे वीडियो के रूप में करें चाहे वॉइस के रूप में करें, लेकिन बोला जाता है पॉडकास्ट। आज अभी माता ही यूट्यूब पे देख रही थी, गोविंदा और उनकी मिसेज वो गणपति घर में लाए हैं, तो उनके यहाँ कोई आया था तो वो भी उनके यहाँ तो बोले कि उनकी मिसेज से बोला अगला पॉडकास्ट हम लोग कब करेंगे। तो ये पॉडकास्ट का मतलब क्या है? यही कि आपस में काइंड ऑफ लाइक शांति से बैठ के डिस्कशन टाइप, मतलब क्योंकि आई थिंक ये काइंड ऑफ जो वीडियो होते हैं काफी ऐसा नहीं होता है कि आप आराम से इत्मीनान से बात के बैठ करके पॉडकास्ट कहा जाता है। हाँ और क्या, वही चीज़ है। चलो फिर अब यहाँ पे बंद करते हैं। हाँ तो जो उस माइक से किसमें लगा के गा, तो बोलो तो अभी आप। अभी मैं कुछ भटक गया हूँ रास्ते से, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं मेरे को जरा बोलने नहीं दिया गया। ओह माय गॉड, चलो थैंक यू गाइस। और थैंक यू गाइस, बताएं एंड तो करने दो। हाँ अभी इसमें एडिट कर दोगे तो? हाँ थैंक यू गाइस। आज का होपफुली आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे या जो भी हम काम कर रहे हैं पापा के चैनल को मैं कुछ अच्छा कंटेंट अपलोड करके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप लोग थोड़ा कमेंट कर सकें कुछ भी जो आपको देखना है पापा के चैनल पे, कि क्या आप देखना पसंद करोगे, दैट ऑल्सो कि आप कमेंट करिए, और होपफुली हम लोग उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि पापा ट्रैवल करके कुछ वीडियो बनाएं या कहीं जाएं या बाइक राइड पे जाएं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, और होपफुली पापा और मैं दोनों मिलके आई थिंक वी विल ट्राई टू मेक a good video for you guys. So like, share and subscribe to Anil Saxena Vlogs.